5 मई 2020। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों दुनिया भर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से कोरोना मसले पर बातचीत कर रहे हैं। पहले उन्होंने रघुराम राजन से बात की, उसके बाद उन्होंने अभिजीत बनर्जी से बात की। इस बातचीत की पहली कड़ी में हम सुनते हैं उन्होंने रघुराम राजन से क्या बात की। रघुराम राजन से राहुल गांधी ने पूछा, कोरोना वायरस के दौर में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, खासतौर से अर्थव्यवस्था को लेकर। मैंने इन सवालों के जवाब के लिए एक रोचक तरीका सोचा है कि आपसे इस बारे में बात की जाए, ताकि मुझे भी और आम लोगों को भी मालूम हो सके कि आप सब लोग इस पर क्या सोचते हैं। रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि थैंक्स मुझसे बात करने के लिए और इस संवाद के लिए। मेरा मानना है कि इस महत्वपूर्ण समय में इस मुद्दे पर जितनी भी जानकारी मिल सकती है लेनी चाहिए और जितना संभव हो सके उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आगे राहुल गांधी ने पूछा कि मुझे इस समय एक बड़ा मुद्दा जो लगता है वो ये है कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे खोलें। वो कैसे हिस्से हैं अर्थव्यवस्था के जो आपको लगता है कि जिन्हें खोलना बहुत जरूरी है और इन्हें खोलने का क्या तरीका होना चाहिए। रघुराम राजन ने इस पर उत्तर दिया कि ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे हम संक्रमण का कर्व यानी वक्र मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं में भीड़ बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों की आजीविका फिर से शुरू करने के बारे में भी सोचना शुरू करना होगा। लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगा देना बहुत आसान है, लेकिन जाहिर है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। आपके पास एक निश्चित सुरक्षा नहीं है, लेकिन आप उन क्षेत्रों को खोलना शुरू कर सकते हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम मामले हैं। इस सोच और नीति के साथ कि आप जितना संभव हो सके प्रभावी ढंग से लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और जब केस सामने आ जाए तो आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे रोकने के सारे इंतजाम हैं और इसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले ऐसी जगहें चिन्हित करनी होंगी जहां दूरी बनाई रखी जा सकती हो, और ये सिर्फ वर्क प्लेसेस पर ही लागू नहीं हो बल्कि काम के लिए आते जाते वक्त भी लागू हो। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर को देखना होगा, क्या लोगों के पास निजी वाहन है, उनके पास साइकिल या स्कूटर है या कार है, इन्हें सबको देखना होगा। या फिर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं काम पर, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंसिंग कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये सारी व्यवस्था करने में बहुत काम और मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर अपेक्षाकृत सुरक्षा हो। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि कहीं दुर्घटनावश कोई ताजा मामले तो सामने नहीं आ रहे, तो हम बिना तीसरे या चौथे लॉकडाउन को लागू किए कितनी तेजी से लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संकट होगा। आगे राहुल गांधी ने पूछा कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करें, अगर हम अभी खोल दें और फिर दोबारा लॉकडाउन के लिए मजबूर हों, अगर ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि इससे भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं? राहुल गांधी के इस सवाल पर रघुराम राजन ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सोचना सही है। दूसरे ही लॉकडाउन की बात करें तो इसका अर्थ यही है कि पहली बार में हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। इसी से सवाल उठता है कि अगर इस बार खोल दिया तो कहीं तीसरे लॉकडाउन की जरूरत न पड़ जाए और इससे विश्वसनीयता पर आंच आएगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हम 100% कामयाबी की बात करें, यानी कहीं भी कोई केस ना हो, वो तो फिलहाल हासिल करना मुश्किल है। फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि लॉकडाउन हटाने की शुरुआत करें और जहां भी केस दिखें वहां आइसोलेट कर दें। आगे राहुल गांधी ने पूछा कि लेकिन इस पूरे प्रबंध में ये जानना बेहद जरूरी होगा कि कहाँ ज्यादा संक्रमण है, और इसके लिए टेस्टिंग ही एकमात्र जरिया है। इस वक्त भारत में ये भाव है कि हमारी टेस्टिंग क्षमता सीमित है। एक बड़े देश में अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले हमारी टेस्टिंग क्षमता सीमित है। कम संख्या में टेस्ट होने को आप कैसे देखते हैं? रघुराम राजन ने उत्तर दिया,
ये एक अच्छा सवाल है। अमेरिका की मिसाल लें, वहाँ एक दिन में 1.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ विशेषज्ञों, खास तौर से संक्रमित रोगों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षमता को 3 गुना करने की जरूरत है, यानी 5 लाख टेस्ट रोजाना हो, तभी आप अर्थव्यवस्था को खोलने के बारे में सोचें। कुछ तो 10 लाख टेस्ट तक की बात कर रहे हैं। भारत की आबादी को देखते हुए हमें इसके लिए इससे 4 गुना टेस्ट करने चाहिए। अगर आपको अमेरिका के लेवल पर पहुंचना है तो हमें 20 लाख टेस्ट रोज करने होंगे, लेकिन हम अभी सिर्फ 25 से 30 हजार टेस्ट ही कर पा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि देखिए, अभी तो वायरस का असर है और कुछ समय बाद लोगों पर अर्थव्यवस्था का असर पड़ेगा। ये एक ऐसा झटका होगा जो आने वाले 2-1 महीनों में लगने वाला है। आप अगले 3-4 महीने में वायरस से लड़ाई और इसके प्रभाव के बीच कैसे संतुलन बना सकते हैं? रघुराम राजन ने उत्तर दिया, आपको अभी से इन दोनों पर सोचना होगा। आप प्रभाव सामने आने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक तरफ वायरस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा देश लॉकडाउन में है। निश्चित रूप से लोगों को भोजन मुहैया कराना है, घरों को निकल चुके प्रवासियों की स्थिति देखनी है, उन्हें शेल्टर चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए। ये सब एक साथ करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हमारी क्षमता और संसाधन दोनों सीमित हैं। हमारे वित्तीय संसाधन पश्चिम के मुकाबले बहुत सीमित हैं। हमें करना ये है कि हम तय करें कि हम वायरस से लड़ाई और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे संभालें। अगर अभी हम खोल देते हैं तो ये ऐसा ही होगा कि बीमारी से बिस्तर से उठकर आ गए हैं। सबसे पहले तो लोगों को स्वस्थ और जीवित रखना है। भोजन बहुत ही अहम है इसके लिए। ऐसी जगहें हैं जहां पीडीएस पहुंचा ही नहीं है। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और मैंने इस विषय पर बात करते हुए अस्थायी राशन कार्ड की बात की थी, लेकिन आपको महामारी को एक असाधारण स्थिति के तौर पर देखना होगा। किस चीज की जरूरत है और उसके लिए हमें लीक से हटकर सोचना होगा। सभी बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले करने होंगे। बहुत से संसाधन हमारे पास नहीं है। फिर राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा कि कृषि क्षेत्र और मजदूरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रवासी मजदूरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में क्या किया जाना चाहिए? रघुराम राजन ने उत्तर दिया, इस मामले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही रास्ता है इस समय। हम उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में सोचें जिनसे हम गरीबों तक पैसा पहुंचाते हैं। विधवा पेंशन और मनरेगा में ही हम कई तरीके अपनाते हैं। हमें देखना होगा कि देखो, ये वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास आजीविका चलाने का साधन नहीं है, और अगले 3-4 महीनों तक, जब तक ये संकट है, हम इनकी मदद करेंगे। लेकिन प्राथमिकताओं को देखें तो लोगों को जीवित रखना और उन्हें विरोध के लिए या फिर काम की तलाश में लॉकडाउन के बीच ही बाहर निकलने के लिए मजबूर न करना ही सबसे फायदेमंद होगा। हमें ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसा भी पहुंचा पाएं और उन्हें पीडीएस के जरिए भोजन भी मुहैया करा पाएं। फिर राहुल गांधी ने पूछा कि डॉक्टर राजन, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? सबसे गरीब को सीधे कैश पहुंचाने में कितना पैसा लगेगा? रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि इसमें तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए लग जाएगा। हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ की है। इसमें से 65,000 करोड़ निकालना बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं। अगर इससे गरीबों की जान बचती है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। आगे राहुल गांधी ने पूछा कि अभी भारत एक कठिन परिस्थिति में है, लेकिन कोविड महामारी के बाद क्या भारत को कोई बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है? क्या विश्व में ऐसा कुछ बदलाव होगा जिसका फायदा भारत उठा सकता है? आपके मुताबिक दुनिया किस तरह से बदलेगी? रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि इस तरह की स्थितियां मुश्किल से ही किसी देश के लिए अच्छे हालात लेकर के आती हैं। फिर भी कुछ तरीके हैं जिनसे देश फायदा उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि इस संकट से बाहर आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकदम नए तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर भारत के लिए कोई मौका है तो वो है कि हम संवाद कैसे करते हैं। इस संवाद में हम एक नेता से अधिक होकर सोचें, क्योंकि ये दो विरोधी पार्टियों के बीच की बात तो है नहीं। लेकिन भारत इतना बड़ा देश तो है ही कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी बात अच्छे से सुनी जाए।
ऐसे हालात में भारत उद्योगों में अवसर तलाश सकता है, अपनी सप्लाई चेन में मौके तलाश सकता है, लेकिन सबसे अहम है कि हम संवाद को उस दिशा में मोड़ें जिसमें ज्यादा देश शामिल हों। बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था हो न कि द्विध्रुवीय व्यवस्था। राहुल गांधी ने आगे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्रीयकरण का कोई संकट है? सत्ता का बेहद केंद्रीकरण हो गया है कि बातचीत ही लगभग बंद हो गई है। बातचीत और संवाद से कई समस्याओं का समाधान निकलता है, लेकिन कुछ कारणों से ये संवाद टूट रहा है। रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि मेरा मानना है कि विकेंद्रीकरण न सिर्फ स्थानीय सूचनाओं को सामने लाने के लिए जरूरी है, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी अहम है। पूरी दुनिया में इस समय यह स्थिति है कि फैसले कहीं और किए जा रहे हैं। मेरे पास एक वोट तो है दूर दराज के किसी व्यक्ति को चुनने का। मेरी पंचायत हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, लेकिन लोगों में यह भावना है कि किसी भी मामले में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। ऐसे में वो विभिन्न शक्तियों का शिकार बन जाते हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, राजीव गांधी जी जिस पंचायती राज को लेकर के आए, उसका कितना प्रभाव पड़ा और कितना फायदेमंद साबित हुआ? रघुराम राजन के ये पूछने पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि इसका जबरदस्त असर हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि अब ये कम हो रहा है। पंचायती राज के मोर्चे पर जितना आगे बढ़ने का काम हुआ था, अब हम उससे पीछे लौट रहे हैं और जिला अधिकारी आधारित व्यवस्था में जा रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारतीय राज्य देखें तो वहां इस मोर्चे पर अच्छा काम हो रहा है, व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण हो रहा है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है और पंचायतों और जमीन से जुड़े संगठनों की शक्तियां कम हो रही हैं। फैसले में जितना लोगों को साथ में शामिल करके लिए जाएंगे, वे फैसलों पर नजर रखने के लिए उतने ही सक्षम होंगे। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे करना चाहिए, लेकिन वैश्विक स्तर पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण है जो इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीकरण हो रहा है और संवाद खत्म हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इसके केंद्र में कुछ है या फिर कई कारण हैं इसके पीछे? रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि मैं मानता हूं कि इसके पीछे एक कारण है और वो है वैश्विक बाजार। ऐसी धारणा बन गई है कि अगर बाजारों का वैश्वीकरण हो रहा है तो इसमें हिस्सा लेने वाले यानी फर्म्स भी हर जगह यही नियम लागू करती हैं। वे हर जगह एक ही व्यवस्था चाहते हैं, एक ही तरह की सरकार चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक समानता लाने की कोशिश में स्थानीय या फिर राष्ट्रीय सरकारों ने लोगों से उनके अधिकार और शक्तियां छीन ली हैं। इसके अलावा नौकरशाही की लालसा भी है कि अगर मुझे शक्ति मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, तो क्यों ना हासिल करूं। ये एक निरंतर बढ़ने वाली लालसा है। अगर आप राज्यों को पैसा दे रहे हैं तो कुछ नियम हैं जिन्हें मानने के बाद ही पैसा मिलेगा, न कि बिना किसी सवाल के आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी चुन कर आए हो और आपको इसका आभास होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। इस पर राहुल गांधी ने आगे सवाल पूछा कि इन दिनों एक नया मॉडल आ गया है और वो है सत्तावादी या अधिकारवादी मॉडल, जो कि उदार मॉडल पर सवाल उठाता है। काम करने का ये तरीका एकदम अलग है और ये ज्यादा जगहों पर फलता फूलता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये खत्म होगा? रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता। सत्तावादी मॉडल एक मजबूत व्यक्तित्व, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप शक्तिहीन हैं, ये सब बहुत परेशान करने वाली स्थिति है, खास तौर से अगर आप उस व्यक्तित्व के साथ कोई संबंध रखते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें मुझ पर विश्वास है, उन्हें लोगों की परवाह है। इसके साथ समस्या ये भी है कि अधिकारवादी व्यक्तित्व अपने आप में एक ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही जनशक्ति हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सही होगा, मेरे ही नियम लागू होंगे और इनमें कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, कोई संस्था नहीं होगी, कोई विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होगी, सब कुछ मेरे ही पास से गुजरना चाहिए। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जब जब इस हद तक केंद्रीकरण हुआ है, व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि लेकिन वैश्विक आर्थिक पद्धति में तो कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुई है। ये तो साफ है कि इससे काम नहीं चल रहा है। क्या ऐसा कहना सही होगा? रघुराम राजन ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों के साथ
ये काम नहीं कर रहा है। विकसित देशों में दौलत और आमदनी का असमान वितरण निश्चित रूप से चिंता का कारण है। नौकरियों की अनिश्चितता, तथाकथित अनिश्चितता चिंता का दूसरा स्रोत है। आज अगर आपके पास कोई नौकरी है तो ये नहीं पता कि कल आपके पास आमदनी का जरिया होगा या नहीं होगा। हमने इस महामारी के दौर में देखा है कि बहुत से लोगों के पास कोई रोजगार ही नहीं है। उनकी आमदनी और सुरक्षा दोनों ही छिन गई हैं। इसलिए आज की स्थिति सिर्फ विकास दर दर धीमी होने की समस्या नहीं है। हम सिर्फ बाजारों पर आश्रित नहीं रह सकते, हमें विकास करना होगा। हम नाकाफी वितरण की समस्या से भी दो चार हैं। जो भी विकास हुआ उसका फल लोगों को नहीं मिला, बहुत से लोग छूट गए। तो हमें इस सब के बारे में सोचना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें वितरण व्यवस्था और वितरण अवसरों के बारे में सोचना होगा। इस पर राहुल गांधी ने फिर आगे कहा कि ये दिलचस्प है जब आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग जुड़ते हैं और उन्हें अवसर मिलते हैं, लेकिन अगर विभाजनकारी बातें हों, नफरत हो जिससे लोग नहीं जुड़ते, ये भी तो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वक्त विभाजन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, नफरत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और एक बड़ी समस्या है। रघुराम राजन ने उत्तर दिया कि सामाजिक समरसता से ही लोगों का फायदा होता है। लोगों को ये लगना जरूरी है कि वे महसूस करें कि वो इसी व्यवस्था का हिस्सा है। हम एक बटा हुआ घर नहीं हो सकते, खासतौर से ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पुरखों ने, राष्ट्र निर्माताओं ने जो संविधान लिखा और शुरू में जो शासन दिया, उन्हें नए सिरे से पढ़ने और सीखने की जरूरत है। लोगों को अब लगता है कि कुछ मुद्दे थे जिन्हें दरकिनार किया गया, लेकिन वे ऐसे मुद्दे थे जिन्हें छेड़ा जाता तो हमारा सारा समय एक दूसरे से लड़ने में ही चला जाता। राहुल गांधी ने आगे पूछा कि इसके अलावा आप एक तरफ विभाजन करते हो और जब भविष्य के बारे में सोचते हो तो पीछे मुड़कर इतिहास देखने लगते हो। आप जो कह रहे हैं मुझे सही लगता है कि भारत को एक नए विजन की जरूरत है। आपकी नज़र में वो विचार क्या होना चाहिए, वो नया विजन क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। ये सब बीते 30 साल से अलग या भिन्न कैसे होगा? वो कौन सा स्तंभ होगा जो अलग होगा? रघुराम राजन ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आपको पहले क्षमताएं विकसित करनी होगी। इसके लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। याद रखिए, जब हम इन क्षमताओं की बात करें तो इन पर अमल भी होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे औद्योगिक और बाजार व्यवस्था कैसे हैं। आज भी हमारे यहाँ पुराने लाइसेंस राज जैसी ही व्यवस्था है। हमें सोचना होगा कि हम कैसे ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें ढेर सारी अच्छी नौकरियां सृजित हों, ज़्यादा स्वतंत्रता हो, ज़्यादा विश्वास हो, ज़्यादा भरोसा हो, लेकिन इसकी पुष्टि करना एक अच्छा विचार है। आगे राहुल गांधी ने पूछा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि माहौल और भरोसा अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है। कोरोना महासंकट के बीच जो चीज मैं देख रहा हूं वो ये कि विश्वास का मुद्दा असली समस्या है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इससे एक डर है पूरे सिस्टम में। आप बेरोजगारी की बात कर लो, बहुत बड़ी समस्या है। बड़े स्तर पर बेरोजगारी है जो अब और विशाल होने वाली है। बेरोजगारी के लिए हम आगे कैसे बढ़ें? जब इस संकट से मुक्ति मिलेगी तो अगले 2-3 महीने में बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे? इस पर रघुराम राजन ने कहा कि आंकड़े बहुत ही चिंतित करने वाले हैं। CMIE के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कोरोना संकट के कारण करीब 10 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। 5 करोड़ लोगों की तो नौकरी जाएगी, करीब 6 करोड़ लोग श्रम बाजार से बाहर हो जाएंगे। आप किसी सर्वे पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन हमारे सामने तो यही आंकड़े हैं और ये आंकड़े बहुत व्यापक हैं। इससे हमें सोचना चाहिए कि नाप तौल कर हमें अर्थव्यवस्था खोलनी चाहिए, लेकिन जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से ये करना होगा जिससे लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हों। हमारे पास सभी वर्गों की मदद की क्षमता नहीं है। हम तुलनात्मक तौर पर गरीब देश हैं, लोगों के पास ज़्यादा बचत नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमने अमेरिका में बहुत सारे उपाय देखे और ज़मीनी हकीकत के ध्यान में रखते हुए यूरोप ने भी ऐसे कदम उठाए। भारत सरकार के सामने एकदम अलग हकीकत है जिसका वो सामना कर रही है। आपकी नज़र में
पश्चिम के हालात और भारत की जमीनी हकीकत से निपटने में क्या अंतर है? इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले स्केल, समस्या की विशालता और इसके मूल में वित्तीय व्यवस्था समस्या है। असमानता और असमानता की प्रकृति, जाति की समस्या, क्योंकि भारतीय समाज जिस व्यवस्था वाला है वो अमेरिकी समाज से एकदम अलग है। भारत को जो विचार पीछे धकेल रहे हैं वो समाज में गहरे पैठ बनाए हुए हैं और छिपे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारे सामाजिक बदलाव की भारत को जरूरत है और ये समस्या हर राज्य में अलग है। तमिलनाडु की राजनीति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के लोगों की सोच यूपी वालों से एकदम अलग है। ऐसे में आपको इसके आसपास ही व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी। पूरे भारत के लिए एक ही फार्मूला काम नहीं करेगा, काम कर ही नहीं सकता। इसके अलावा हमारी सरकार अमेरिका से एकदम अलग है। हमारी शासन पद्धति में, हमारे प्रशासन में नियंत्रण की एक सोच है। एक उत्पादक के मुकाबले हमारे पास एक डीएम है। हम सिर्फ नियंत्रण के बारे में सोचते हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से ऐसा है। ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि ये अंग्रेजों से भी पहले की व्यवस्था है। भारत में शासन का तरीका हमेशा से नियंत्रण का रहा है और मुझे लगता है कि आज हमारे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना बीमारी को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जैसा कि आपने कहा, इसे रोकना होगा। एक और चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, वो है असमानता। भारत में बीते कई दशकों से ऐसा है, जैसी असमानता भारत में है अमेरिका में आपको नहीं दिखेगी। तो मैं जब भी सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि असमानता कैसे कम हो, क्योंकि जब कोई सिस्टम अपने हाई पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। आपको गांधी जी का ये वाक्य याद होगा कि कतार के आखिर में जाओ और देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। एक नेता के लिए बहुत बड़ी सीख है। इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं से काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। असमानता से कैसे निपटें आपकी नज़र में? कोरोना संकट में भी ये दिख रहा है, यानी जिस तरह से भारत गरीबों के साथ व्यवहार कर रहा है, किस तरह हम अपने लोगों के साथ रवैया अपना रहे हैं। प्रवासी बनाम संपन्न की बात है। दो अलग अलग विचार हैं, दो अलग अलग भारत हैं। आप इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे? इस पर रघुराम राजन ने कहा कि देखिए, आप पिरामिड की तली को जानते हैं, हम गरीबों के जीवन को बेहतर करने के कुछ तरीके जानते हैं, लेकिन हमें एहतियात से सोचना होगा कि हम हर किसी तक पहुंच सकें। मेरा मानना है कि कई सरकारों ने भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरियों के लिए काम किया है, लेकिन चुनौतियों के बारे में मुझे लगता है कि प्रशासनिक चुनौतियां हैं सब तक पहुंचने में। मेरी नज़र में बड़ी चुनौती निम्न वर्ग से लेकर मध्य वर्ग तक है। उनकी ज़रूरतें हैं नौकरियां, अच्छी नौकरियां, ताकि लोग सरकारी नौकरी पर आश्रित न रहें। मेरा मानना है कि इस मोर्चे पर काम करने की ज़रूरत है और इसी के मद्देनज़र अर्थव्यवस्था का विस्तार करना जरूरी है। हमने बीते कुछ सालों में हमारे आर्थिक विकास को गिरते हुए देखा है, बावजूद इसके कि हमारे पास युवा कामगारों की बड़ी फौज है। इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ संभावनाओं पर न जाएं, बल्कि अवसर बनाएं जो कि फले फूलें। अगर बीते सालों में कुछ गलतियां हुई भी तो यही रास्ता है आगे बढ़ने का। उस रास्ते के बारे में सोचें जिसमें हम कामयाबी से बढ़ते रहे हैं। सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग सेवाओं में आगे बढ़ें। कौन सोच सकता था कि ये सब भारत की ताकत बनेगा, लेकिन ये सब सामने आया है और कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये इसलिए आया क्योंकि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं मानता। हमें किसी भी संभावना के बारे में विचार करना चाहिए, लोगों की उद्यमिता को मौका देना चाहिए। और यहीं पर ये इंटरव्यू खत्म होता है।